हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री जो आपका पेपर है और सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है खासकर, जिसमें आपको 300 CE से लेकर 1200 CE तक का ये आपका पेपर है, जिसमें थर्ड यूनिट का जो टॉपिक है उसको मैं कवर करवाऊंगी। क्योंकि थर्ड यूनिट अगर देखा जाए तो काफ़ी बोरिंग भी है, बट क्वेश्चन वहाँ से आपको आते हैं। सो आज मैं क्लास स्टार्ट करूँ या फिर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है उनके मन में कि स्कोर उनके कम है। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया था, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। सो उनको होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक जो है वो इंडिकेशन है कि अब जो है आप अगर एकदम आराम से तैयारी करो, एग्ज़ाम अगर आपका 2 से 3 महीने में है सो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लो, अगर वो गलतियाँ रिपीट नहीं करना है तो। क्योंकि एग्ज़ाम का यही डिमांड है कि आपको थोड़ा पहले से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको हर एक यूनिट को अच्छे से ध्यान में देके जाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो अगर आप एक यूनिट में अगर मान लो कि चीज़ें नहीं याद है तो दूसरा यूनिट अगर अच्छे से प्रिपेयर है तो वहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हो। एंड अभी तो आइडिया लग ही गया होगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है। बट अगर फिर भी अगर आपको चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुआ या फिर आपको लगता है कि आपको अपना गलती नहीं पता है कहाँ पे आपने किस वजह से आपके नंबर कम आए, सो उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, बता दूंगी कि आपको किस तरह से कॉपी इवैल्यूएशन होता है, वहाँ पे कैसे मार्क्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें पता है मुझे, तो मैं उनको अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ अगर आपको लगता है कि कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है कि मार्क्स कम आए हैं सो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कौन कौन से एरिया पे आप काम कर सकते हो, तो ऐसा कुछ अगर आपको लगता है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं वहाँ से आपको अगर नेक्स्ट वीडियो लगता है मुझे, उस पर बनाऊंगी मैं आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या करना है। ठीक है। सो आज का जो है आपका लेक्चर उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। अगेन ये चीज़ें हैं कि देखो बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं आ रहा था मुझे, और बाकी सब्जेक्ट पे भी आपका वीडियो बना के देना है। बट वही है कि आप लोग की तरफ से जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो या फिर आप शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ, इवन जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो ऐसा लगता है कि मतलब आप ऐसे ही किसी से कैसे ही बना के चीज़ें डाल रहे हो, आपका कोई अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आता, तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। सो ये आप लोग अपने एंड से जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे जो है वो बाकी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प नहीं मिल पाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती है, सो यहाँ से उनको भी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। सो ये लेक्चर आपका DU में जो भी है, या फिर NC वेव है, आपका SOL है, इग्नू के लिए भी ये बेनिफिशियल रहने वाला है। जो वीडियो है पूरा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। नाउ थर्ड यूनिट के बारे में देखा जाए आपका, सो ये पेपर आपका 300 से 1200 के बीच का है, इसीलिए इसमें आपको थर्ड यूनिट में हर्षवर्धन, पल्लवाज एंड चालुक्यास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हर्षवर्धन आपको नॉर्दर्न हिस्ट्री जो आपको उत्तर भारतीय है, वहाँ उत्तर भारत के जो इतिहास है उसको हम लोग देखेंगे। एंड पल्लवाज एंड चालुक्या के बारे में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का पोर्शन माना जाता है। एंड यहाँ से सवाल आपको पक्का मैं बोल रही हूँ जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे चालुक्य और पल्लवाज, और यही मैं बोल रही हूँ आप लोग ने गलती कहाँ के क्या होगा वो बता रही हूँ मैं। जो सवाल पूछा जाता है, जहाँ पे पूछा जाता है उसको आप इग्नोर कर देते हो एंड उसके अलावा सारी चीज़ें लिख के आते हो, तो वो नहीं करना है गलती, इसीलिए पहले से पढ़ के रखो। हर्षवर्धन पूछा जाए तो हर्षवर्धन के बारे में आप उनके बारे में लिखोगे, पल्लवास पूछा जाता है तो पल्लवास चालुक्य लिख के नहीं आओगे। ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जहाँ पे जो चेक कर रहे होते हैं ना, उनको भी पता होता है, उन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ रखा है या पॉलिटी अगर होता है तो वो भी उन्होंने पढ़ रखा है। ठीक है। सो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। एंड हाँ, अगर आपको लगता है कि एक पॉलिटी पे भी मुझे वीडियो बनाना है, फंडामेंटल राइट एंड DPSP वाला जो पोर्शन है उस पर भी मैं आपको डिटेल बना के डालूंगी। बट इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको पूछना है, हो सकता है कि आपका वैक का पेपर हो, SEC का पेपर हो, तो जो भी पेपर है उससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है या फिर जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उस नेक्स्ट पे उस पर भी बना के दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है ये आपका जनरली 600 से लेके 800 सेंचुरी के C के बीच के टाइम पीरियड है। मैंने फर्स्ट यूनिट कवर करवा दिया था, सेकेंड यूनिट में मैंने गुप्ताज के बारे में बता रखा है। सो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा ना तो इस लेक्चर को समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में चीज़ें कनेक्टेड होता है, इंटरलिंक होता है, आप उसको अलग से नहीं समझ सकते हो, हर चीज़ को आपको जो लिंक करके देखना पड़ता है। सो इस वाले लेक्चर में हम लोग पोस्ट गुप्ता उत्तर जो है आपको गुप्ता के बाद, जब गुप्ता खत्म होता है तो उसके बाद क्या उथल पुथल मचती है, क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे अगर देखा जाए 6 से लेके 8 सेंचुरी में आपको बहुत सारे रीजनल पावर अर्थात क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। जो छोटे छोटे राज्य हैं, साम्राज्य खत्म हो रहा है, गुप्ता साम्राज्य खत्म हो रहा है, लेकिन जब भी मैंने बात किया कि सेंटर में आपको पावर वीक होता है, आपको केंद्र में पावर क्या होगा, सत्ता जो है वो कमज़ोर पड़ेगा, तो उस चीज़ का हेल्प जो है, उस चीज़ का अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर मिल जाता है, वो अपने आप को राइज करने में मदद करते हैं। और यहीं से आपको प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की भी शुरुआत हो जाएगी। जब हम लोग हर्षवर्धन का देखेंगे, हर्षवर्धन का समय काल जब खत्म होता है सो वहाँ से एक ट्रांजिशन आता है, एक बदलाव आता है। आप जो हमने
प्राचीन भारत बात करते हैं, वो प्राचीन भारत आपको मध्यकालीन भारत में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ना हिस्ट्री को आज तक अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे उसमें डेट याद किए होंगे, फैक्ट्स याद किए होंगे। सो आज चलो कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। दादी नानी की कहानी सुना होगा अपने बचपन में कि ये हुआ था वो हुआ था, ठीक है, एक राजा था एक रानी था, वैसे ही कुछ कहानी पढ़ते हैं और हर्षवर्धन टाइम को हम लोग कहानी के जैसे ही याद करते हैं। और इसको जैसे मैं चीज़ें बता रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। सो स्टोरी टाइम स्टार्ट होता है, कहानी के फॉर्म में सुनो और सोने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, थोड़ा अटेंटिव रहना क्लास में। अब ये कहानी जो है, ये कहानी है आपको हर्षवर्धन की, ठीक है, जिनको हर्षा, बहुत सारे बुक में हर्षा हर्षा लिखा रहता है उनके बारे में, हर्षवर्धन की कहानी है। और ये कहानी के बारे में अगर देखा जाए तो हमें जनरली इनकी कहानियाँ कहाँ कहाँ से मिलती, कहाँ से उपलब्ध है, उनके बारे में कहाँ कहाँ लिखा गया। सो 2-3 सोर्सेज है, जैसे कि आपको बाणभट्ट है, उनका बुक है हर्षचरित, जिसमें उनके पूरी जीवन का जो है विवरण किया गया है। इसके अलावा मधुबन आपका इंस्क्रिप्शन है, जिसमें उनके पूरे फैमिली के बारे में, उनका पूरा परिवार कैसा था, किस तरह से जीनियोलॉजी था, किस तरह से उनके जो फादर कैसे रहे थे, कहाँ पे वो रहते थे, वो हमें पूरा जो आपको साक्ष्य एविडेंस मिलता है। इसके अलावा आपका जो है वो वंश खेरा इंस्क्रिप्शन है, जिसमें हमको उनके बारे में और जानकारी मिलती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं, बहुत सारे शिलालेख, उतने डिटेल में हमें नहीं जाना, बस मैंने बताया कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें पता चलती है ना। कहानी जो है आपका स्टोरी अगर देखा जाए सो इसमें हर कहानी के जैसे आपको एक हीरो होगा, एक विलन होगा, ठीक है। सो हमारे कहानी का जो है हीरो कौन रहने वाले हैं, राजा हर्षवर्धन, ठीक है। अब ये हर्षवर्धन जो है आपको, ये पुष्यभूति आपको वंश थे, उससे क्या करते थे, अपना संबंध रखते थे। और हर्षवर्धन कहाँ पे रहते थे, आपको हर्षवर्धन का जो राज्य देखा जाए, ये साम्राज्य नहीं है, याद रखना आपको, अभी कोई साम्राज्य नहीं है, एक राज्य है, जो कि आपको, उसको पहले पुराना नाम क्या बोला जाता था, स्थानेश्वर बोला जाता था, ठीक है। कहीं कहीं थानेश्वर लिखा रहता है, बट उसको हिंदी में स्थानेश्वर बोलते हैं। और प्रेजेंट डे अगर पूछा जाए आपको ये जगह कहाँ पे, तो हरियाणा में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक राजा रहते थे जिनका नाम था आपको हर्ष, ठीक है। इनके पिता का नाम था प्रभाकरण, ठीक है, प्रभाकरण वर्धन थे ये, और इनके पिता थे किनके, हर्षवर्धन के। सो ये एक छोटे से राजा थे और बहुत बड़ा इनका ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, तो अपने राज्य में काफ़ी खुश थे। इनके एक भाई थे जिनका नाम था राज्यवर्धन, और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था राजश्री, और इनके पिता थे। तो काफ़ी हैप्पी फैमिली था इनका, छोटा सा राज था, काफ़ी सारी इनकी जो है वो खुशियाँ थी ज़िंदगी में। बट होता ये है कि जो इनकी बहन होती है, उनकी शादी की जाती है कहाँ पे, कन्नौज के राजा से, ठीक है। और उस वंश का नाम होता है मखौरी, ठीक है। सो आप बार बार मखौरी सुनोगे और आपको कन्फ्यूज़न आएगा मखौरी कौन थे। सो मखौरी आपको कन्नौज में एक राज्य होता है, राजा होते हैं, उनका वंश का नाम होता है मखौरी, ठीक है। और जो पुष्यभूति कौन है आपको, हर्षवर्धन। सो इनकी बहन की शादी होती है मखौरी के राजा से, जिनका नाम होता है ग्रहवर्धन, इनसे शादी होती है राजश्री की। तो राजश्री जो है वो कहाँ पे चली जाएंगी, आप कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनका भाई होता है हर्षवर्धन का, जिनका नाम होता है राज्यवर्धन, ठीक है। सो ये एक ऐसी कहानी चल रही थी, और इसमें जो विलन होता है, ठीक है, जो गुंडा होता है कहानी का, वो होता है शशांक, ठीक है। अब ये शशांक जो है वो कहाँ पर राजा होता है, बंगाल में, ठीक है। बंगाल अगर देखा जाए तो वो बंगाल की नहीं बात करी, आज वाले बंगाल की नहीं, ठीक है। बंगाल अगर मैं बोल रही हूँ तो बंगाल आपका पूरा प्राचीन भारत का समय काल चल रहा है, तो बांग्लादेश वाला पूरा एरिया ही आ ही जाता है, बिहार वाला एरिया भी आ जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा और झारखंड और कुछ पोर्शन जो है इवन छत्तीसगढ़ का भी माना जाता है। सो ये पूरा एरिया आपको बंगाल का एरिया था। तो यहाँ पे किसका राज चल रहा था, शशांक का चल रहा था, ठीक है। अब ये कन्नौज अगर देखा जाए तो कन्नौज में कौन है, ऑफ कोर्स हर्षवर्धन की बहन है, उनकी शादी हुई है राजश्री की। कन्नौज आपका बहुत इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है। कन्नौज हमेशा से, अगर आगे भी हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, सो कन्नौज आपको एक ऐसा एरिया जहाँ के लिए लड़ाई आपको कंटिन्यूसली होता ही रहेगा। सो शशांक क्या चाहते थे कि मुझे कन्नौज मिल जाए, ठीक है। सो इन्होंने 2-3 बार अटैक किया, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो ये जब बात पता चलती है किसको, हर्षवर्धन की जो भाई होते राज्यवर्धन को, कि उनके बहन के राज्य पे क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। सो उसको रेसिस्ट, क्योंकि बड़े भाई हैं ये, ठीक है, तो बड़े भाई का दायित्व क्या होता है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करें। तो ये जाते हैं और शशांक को समझाते हैं कि ये गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। शशांक एकदम सरफरा इंसान, उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं आता कि कोई उसको समझाए। सो ये सोचता है कि राजश्री के राज्य पर अटैक करना बंद किया जाए, राज्यवर्धन को ही क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। सो इसने क्या किया, शशांक ने क्या किया, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे जिनका नाम था राज्यवर्धन, उनकी हत्या कर देता है। अब पिक्चर में आ गया आपको ट्विस्ट। अब इन्होंने क्या किया,
एकदम से पंगा ले लिया। किससे? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन का उम्र अगर देखा जाए तो उस टाइम पे 16 साल के थे। ये बहुत बड़े भी नहीं है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत, इस टाइम पे आप देखोगे टीनेजर के टाइप ही, ठीक है। सो हर्षवर्धन को पता चलता है कि शशांक ने क्या किया, जो कि आपको बंगाल का राजा है, उन्होंने क्या किया, किसको ख़त्म कर दिया? राज्यवर्धन, उनके बड़े भाई को। इसके अलावा जो इनकी बहन है, जो कि राजश्री है, मखौरी कन्नौज में है, उनको भी उन्होंने क्या, अबडक्ट कर लिया, उनको किडनैप कर लिया। सो अब इनको लगता है बहुत बड़ा झटका। ऑलरेडी इनके पिता की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, तो पूरा कार्यभार जो है, पूरे राज्य का जो है दायित्व किसके ऊपर है? हर्षवर्धन के ऊपर है। इनके भाई की भी हत्या कर दी गई है और बहन को भी क्या कर लिया गया? किडनैप कर लिया गया। सो अब इनको लगता है कि ऐसे चुप बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। सो हर्षवर्धन एकदम जोश में आते हैं और ये जाके, पहले भी इन्होंने शशांक को समझाया था, ठीक है, तो उनको बच्चा समझ के उन्होंने सोचा, इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, बट अब तो बात बहन पे आ चुकी है। सो अब हर्षवर्धन क्या करते हैं? मदद लेते हैं। मदद ही क्या लेते हैं, ये इन्होंने पहले जो असम के राजा थे, जिनका नाम था भास्कर वर्मन, उनको उन्होंने हरकाया। उन्होंने बोला कि देखो, टीम अप आपने कर रखा है किसके साथ? शशांक के साथ। सो अगर मैं शशांक को ख़त्म करूँगा, साथ में आपको भी ख़त्म कर दूंगा, तो आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है कि आप हमारे साथ आ जाओ। हमारे साथ आओगे तो एक ये होगा कि आपको राज्य भी आपका मिल जाएगा, दूसरा जो है वो शशांक से भी आप बच जाओगे, आप मेरे से भी बच जाओगे। सो भास्कर वर्मन अपना दिमाग लगाता है और हर्षवर्धन को अपना हेल्प देता है ना। भास्कर वर्मन कौन है? ये आपको असम के राजा हैं। सो इन्होंने हेल्प दे दिया किसको? ऑफ कोर्स किसको हेल्प दे दिया? हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन और आपको भास्कर वर्मन दोनों मिलकर आपको शशांक के ऊपर अटैक करते हैं और शशांक को क्या करते हैं? उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद अपनी बहन को हर्षवर्धन वापस लेके आते हैं, कहाँ पे? कन्नौज, जो कि जहाँ पे मखौरी साम्राज्य था। सो इनकी बहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन सारी जो परिस्थिति बना था उससे वो काफ़ी परेशान थी। तो उन्होंने बोला कि मैं अब इस राज्य में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ, तो मैं बुद्धिज़्म को क्या करना चाहती हूँ? अपनाना चाहती हूँ। सो उनकी बहन ने बुद्धिज़्म को अपना लिया। अब मखौरी के राज्य को कौन देखेगा? ठीक है, यहाँ पर तो इनका उत्तराधिकारी भी नहीं आया हुआ है। सो ये पूरा पावर जो है वो किसके हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? हर्षवर्धन के हाथ में। तो इसीलिए आपने देखा कि स्थानेश्वर में थे, ये हरियाणा में थे, बट अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? कन्नौज में, ठीक है। सो कन्नौज में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे इनका कन्नौज में रूल स्टार्ट हो जाएगा। सो कैपिटल ट्रांसफ़र, जो राजधानी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे। सो ऐसी कहानी थी आपको हर्षवर्धन की। बट आपको क्या लग रहा है कि कहानी आगे ऐसा इतना आसान रहने वाला है? इनको राज्य इतने, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारे लोगों से क्या लिया, जो मुश्किलें उनको सामना करना ही पड़ रहा है। भास्कर वर्मन तो इनका बिल्कुल साथ देंगे, शशांक जा चुका है, बट कंटिन्यूसली, क्योंकि इस टाइम पे आपको सेंट्रल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है, इनको कन्नौज के ऊपर राज करना है, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे। बट ये अपना क्या करेंगे, जो धार्मिक नीति है, चाहे आपको सामाजिक स्थिति है या आपको राजनीतिक स्थिति है, उस पर काफ़ी जोर देंगे, काफ़ी ध्यान देंगे और काफ़ी कंडीशन को सुधारेंगे। बट कहानी अभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। लास्ट में ऐसा होता है कि ये आपको गुजरात तक पहुंच जाते हैं। गुजरात में इवन बोला जाता है कि हर्षवर्धन अपनी पुत्री का जो है वो विवाह करवाते हैं और वहाँ पे भी इनका वल्लभी में भी क्या होता है? राज्य विस्तार होता है। असम तक तो इनका राज्य विस्तार फैला ही हुआ है, बंगाल में भी रहता है, बट ये इनकी जो है इच्छा और रहती है कि ये दक्षिण भारत को भी अपने कब्जा में करे। सो दक्षिण भारत पे भी कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं। बट इनसे भी पावरफुल कोई दक्षिण भारत में था, वो था आपको चालुक्य के राजा, जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। अब इनकी कहानी जो है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की कहानी का हमें जो है साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एक आपका ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, ऐहोल शिलालेख है, जिसमें पूरी कहानी लिखी गई है। लिखा हुआ है कि जो हर्षवर्धन जब आपको नर्मदा, आपको नदी को पार करके, रिवर को पार करके जब आते हैं, सो पुलकेशिन इनके ऊपर क्या करते हैं? पहला अटैक करते हैं हर्षवर्धन, जिसमें वो बच जाते हैं, बट दूसरा अटैक जब करते हैं तो पुलकेशिन इनको क्या करते हैं? इनकी हत्या कर देते हैं। सो पुलकेशिन द्वितीय क्या करते हैं? आपको हर्षवर्धन की लास्ट में हत्या कर देते हैं। इसी के साथ साथ आपको क्या होता है, जो उत्तर भारत में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं रहता। इसी वजह से आप देखोगे, जब हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, राष्ट्रकूटास के बारे में देखेंगे, तो आपको त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में देखेंगे, ये सब सारी चीज़ें होंगी। और इसके साथ ही आपको प्राचीन भारत ट्रांजिशन में जाएगा, उसके बाद आपको मध्य भारत, जो मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो यहीं से होगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक पूरी स्टोरी समझ में आई होगी, एंड हर्षवर्धन वाला आपको टॉपिक आप बोरिंग लगेगा नहीं, चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो 1 बाय 1 देखते हैं अब थोड़ा सा डिटेल। पूछा जाए अगर आपको, फाउंडेड बाय द पुष्यभूति डायनेस्टी। सो ये पुष्यभूति डायनेस्टी ऑफकोर्स इनके पिता ने फाउंड किया था, बट कैपिटल अगर पूछा, राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज किसने आपको इसको चेंज किया था? तो डेट इज हर्षवर्धन। राइज ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन आपको राजा 16 साल की उम्र में बन रहे हैं और ये 1606
जो है आपको सीई में बन रहे हैं। और कब तक इनका राज्य रहने वाला है? 1648 तक रहने वाला है। और ये पूरा राज्य विस्तार करते हैं आपको नॉर्दर्न इंडिया में। और कैपिटल तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कन्नौज जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। ना जो हर्षवर्धन के समय काल से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, हो सकता है पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब जितना भी हिस्ट्री में इसके बाद जो भी यूनिट पढ़ते हो, जो भी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हो, उनका एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए, प्रशासनिक सेवा पता होना चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में अगर आप देखोगे, सो सेंटर में आपको, ठीक है, केंद्र में राजा होते थे एंड राजा के क्या होते थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी हिसाब से काम करते थे जैसे उनको राजा जो है बोलते थे। लैंड एंड रेवेन्यू जो था वो ज़मीन से कर लिया जाता था, और खासकर अगर देखा जाए कृषि कर, एग्रीकल्चर रेवेन्यू, ये सबसे आपको मेजर सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। अब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अगर आपको साइड में दिख रहा है, पिरामिड बना हुआ है, आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ, यही आप देखो, बार बार मैं बोलती हूँ कि आप पन्ने भर के आओगे ना, कोई किसी के पास टाइम नहीं है वो पूरे पन्ने को पढ़ने का। ठीक है, अगर आप उसमें फ्लो चार्ट, ग्राफ, डायग्राम बनाते हो तो उससे थोड़ा अच्छा इंपैक्ट जाता है। सो इधर जो सबको कोने में दिख रहा है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है आपको पिरामिड में। अगर आप देखोगे सो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपको दिख रहा है, सबसे बॉटम में, सबसे नीचे में लिखा हुआ है ग्राम। ठीक है, सो ग्राम आपका बेसिक यूनिट होता था, जिसको विलेज हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत सारे ग्राम को जब मिला देते हैं तो उससे आपको क्या बन जाता है? विश्यास बन जाता है। और बहुत सारे विश्यास को जब मिलाते हैं तो उससे आपको भुक्ति बनता है। ठीक है, सो जो भुक्ति का हेड होता था, भुक्ति के जो सारे कार्यभार को देखता था, उसको उपारिक बोला जाता था, उसको ही गवर्नर भी बोला जाता है। और जो विश्यास को सारे कार्य को देखता था, उसको विश्वपति बोला जाता था। और ग्रामपति जो है वो, ठीक है, ये ग्राम के लेवल पे बोला जाता था। तो ये आपको ऐसे प्रशासनिक सेवा था। ठीक है, जिसमें मंत्री आपको याद रखना है कि राजा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, जो राजा को क्या करते थे? पूरा रिपोर्ट देते थे। धर्म के बारे में अगर देखा जाए, खासकर आपको किसके समय काल में? हर्षवर्धन के टाइम पे। सो इनिशियली आपको जो हर्षवर्धन होते हैं वो सेवाइट, ठीक है, जो आपको शिव है, शिव भक्ति में ये बहुत ज़्यादा आपको लीन थे और इसी में आपको क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। बट जब आपको राजश्री को, उन्होंने जब परित्याग किया था, अपने राज्य को छोड़ा था, सो उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था। तो उन्होंने भी बुद्धिज़्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। किसने? हर्षवर्धन ने। सो वो भी आपको बुद्धिज़्म की तरफ क्या हो जाते हैं? काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना कि आपको धर्म निरपेक्ष जो है वो राजा माने जाते हैं, क्योंकि इनके राज्य में ऐसा नहीं है कि इन्होंने अगर जो है हिंदुज़्म को प्रमोट नहीं किया या फिर आपको बुद्धिज़्म को नहीं किया। इनके टाइम पे जितने भी धर्म थे सबको उन्होंने क्या दिया था? सबको प्रमोट कर रहे थे, सबको बोले थे आप जिस हिसाब से करना चाहते हो, बट एक दूसरे के धर्म को जो है वो दबाने की कोशिश मत करो। ठीक है, सो इसीलिए अगर आपने प्रयागराज, जो जिसको इलाहाबाद बोला जाता है, अब तो नाम भी उसका चेंज हो गया, सो उसके बारे में अगर आपने सुना होगा, वहाँ पे आपको बहुत बड़ी क्या हुई थी? कुछ कुंभ मेला लगा हुआ था। सो जो कुंभ मेला का कॉन्सेप्ट वैसे बहुत पुराना है, आपके प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसको वापस रीस्टार्ट किसने किया था? हर्षवर्धन के समय काल भी माना जाता है कि आपको कुंभ मेला की शुरुआत की गई थी प्रयागराज में। और इन्होंने इसके अलावा जो है बुद्धिज़्म का भी जो है काउंसिल करवाया था। ठीक है, वो काउंसिल नहीं बात कर रही हूँ, जो 4 काउंसिल है वो तो आपको कनिष्क के टाइम पे था, बट वापस से बुद्धिज़्म को भी उन्होंने जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश की थी। और बुद्धिज़्म में भी आपको 2 तरह से विभाजन हो चुका था, महायान और हीनयान, बहुत पहले हो गया था। सो ये कौन से बुद्धिज़्म में विश्वास रखते थे? तो ये महायान बुद्धिज़्म में। अब महायान और हीनयान मुझे याद दिलाने की शायद ज़रूरत तो नहीं है, बट थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। महायान बुद्धिज़्म वो होता है जिसमें आपको गौतम बुद्धा को एज ए भगवान देखा जाता है, उनको उनकी मूर्ति पूजा की जाती है। और ये काफ़ी लिबरल होता है। इसमें ऐसे होता है कि लोग, इसमें क्या होता है कि कोई महायान बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है तो ये इवन आपको नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, बट जो हीनयान होते हैं वो गौतम बुद्धा को भगवान नहीं मानते हैं, वो एज ए मैसेंजर उनको देखते हैं। और वो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन नहीं करते। एंड इवन जो आपको एकदम बेसिक नॉर्म्स था, जो बेसिक रूल था, जो आपको सिद्धांत थे गौतम बुद्धा के, उसको ही वो प्रॉपर फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? आपको बहुत सारे रिलीजियस असेंबलीज, जैसे कि प्रयागराज वाला मैंने बताया, कुंभ मेला वाला, उसको प्रमोट किया था। इवन इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय था, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और सवाल आप लोग के लिए, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन के आंसर भी करते रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय, अब मैंने आपको अगर गुप्ताज के टाइम पे बनाया था तो किसने आपको बनाया था? याद करो। ठीक है, सो उसी नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने क्या किया था? प्रमोट किया था। नाउ सोर्स ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि हमें हर्षवर्धन के बारे में कहाँ कहाँ से चीज़ें जानकारी मिलती है। तो ज़ुआंगज़ैंग, इसको ही इत्सिंग भी बोला जाता है। ज़ुआंगज़ैंग के जगह पे अगर इत्सिंग देख लें तो डरने की ज़रूरत नहीं, इनका ही नाम है। चाइनीज़ ट्रैवलर होते हैं जो चाइना से आते हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है CU की। ठीक है, और इस पुस्तक में जो हम लोग नालंदा के बारे में पढ़ते हैं कि नालंदा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, उसमें आपको इस तरह से व्यवस्था थी, ऐसे आपको पढ़ाया जाता था, महायान पढ़ाया जाता था, या हर्षवर्धन के बारे में जितनी हमने जानकारी दी है, सो वो सारी चीज़ें भी आपको इनके
पुस्तक में लिखी गई है। अब हर्षवर्धन आपको बस एक राजा नहीं थे, इवन इनको बहुत अच्छा राइटर भी माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हुई थी, जिसमें से 3 आपको रचना याद रखना, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इनके टाइम पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा था, मधुवंश इंस्क्रिप्शन था, वंशखेरा और एहोल इंस्क्रिप्शन, ये सोर्सेज है जिसके थ्रू हमें हर्षवर्धन के बारे में पता लगता है। एंड एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने क्या था इनके ऊपर आक्रमण किया और हर्षवर्धन की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जो आपको हर्षवर्धन या पुष्यभूति आपको वंश के बारे में पूछा जाए, ये आपको समाप्त हो जाता है। तो ये नॉर्थ इंडिया का था। सेकेंड पोर्शन में है आपका साउथ इंडिया के बारे में, जिसमें हम लोग पल्लव वंश के बारे में देखने वाले हैं। पल्लव वंश के बारे में अगर पूछा जाए आपको, ये कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल रिवॉल्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था। इनके समय काल में आपको कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जैसे हमने गुप्ता के बारे में पढ़ा था, उनको भी आपको गोल्डन एज माना जाता है। किसके टर्म में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, बट अगर पूछा जाए आपको कला और वास्तुकला के मामले में स्वर्ण युग, तो पल्लव वंश को माना जाता है। इनके टाइम पे क्या हुआ था, एक बार वापस से मैं हर्षवर्धन समराइज कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है आपको इनका भाई राजवर्धन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये किंग बनते हैं आपको 1606 में। मैप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्थानेश्वर हरियाणा में है, कन्नौज है आपको यहाँ मिडिल में दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एफिशिएंसी थी इनके, कैपिटल इन्होंने कन्नौज को बनाया था। कौन कौन से धर्म को, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म को प्रमोट किया इन्होंने, स्कॉलर्स और आर्ट्स को, रिलीजियस पैट्रोनेज कन्नौज असेंबली इन्होंने दिया था, मोनेस्ट्री वगैरह स्तूपास बहुत सारे इन्होंने बनाए। ठीक है, इनके टाइम पे बैटल जो है पुलकेशिन द्वितीय के साथ लड़ा जाता, जो कि पुलकेशिन द्वितीय आपको चालुक्य वंश से होते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या दिया था, पैसों का योगदान दिया था। ज़ुएनज़ैंग और इत्सिंग इनके समय काल पे आते हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में लिख के जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था, आपको हुनाज को डिफीट किया। हुनाज के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था उसको गुप्ता वाले में, उसमें बताया था। ये हुनाज आपको सेंट्रल एशिया से क्या होते हैं, ट्राइबल कबीले होते हैं, जो कि भारत पे एकदम बारंबार जितना हो सके इतना बार वो आक्रमण करते रहते हैं। सो उनके आक्रमण को उन्होंने क्या किया था, डिफीट किया था। और इन्होंने कॉन्कर किया था ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया को। और इन्होंने दोस्ती की थी किसके साथ, भास्कर वर्मन, जो कि आपको असम से थे। कल्चरल सांस्कृतिक रूप से इनका अचीवमेंट देखा जाए तो बाणभट्ट इनके कोर्ट पोएट होते हैं। और बाणभट्ट आपको जो है वो यही हर्षचरित्र पुस्तक लिखा था, जिसमें इनको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। इन्होंने खुद क्या लिखा था, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये संस्कृत ड्रामा है। डिप्लोमेसी के टर्म अगर आप देखोगे तो उन्होंने चाइना को भी अपना जो है वो मैसेज भेजा हुआ था, ज़ुआंगज़ेंग इनके टाइम पे आए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के इनके समय काल के साथ ही आपको भारत में क्या हो जाता है, प्राचीन भारत का भी खत्म, प्राचीन भारत भी आपको खत्म होता है। इसके बाद आपको मध्यकालीन भारत माना जाता है। ठीक है, सो ये आपको हर्षवर्धन के बारे में पूरा डिटेल्स था। नाउ नेक्स्ट जो है इसी यूनिट का पार्ट है, ये है आपको पल्लवास। ठीक है, सो पल्लवास के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, स्वर्ण युग माना जाता है किसके समय, किस चीज़ को लेके, वास्तुकला को लेके। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी रूल द साउथ इंडिया, दक्षिण भारत को रूल करते। कब से कब तक इनका समय काल होता है, तो 6th से लेकर 9th सेंचुरी सी तक होता है। एरिया अगर पूछा जाए आपको, तो मैप छोटा सा साइड में दिख रहा होगा आपको, तमिलनाडु वाला एरिया और आंध्र प्रदेश वाले एरिया को इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। और इनका जो है राजधानी क्या था, कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है प्रेजेंट डे। ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर और कल्चर के लिए। प्रशासन, वास्तुकला और संस्कृति के प्रसिद्ध था इनका। इम्पॉर्टेंट, ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम में सारे राजाओं का नाम आपको नहीं याद रहता होगा, भूल जाते होगे, बट एक कोशिश करना कि आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर उनका नाम कम से कम मिस ना करो। जैसे मैंने कहानी आपको हर्षवर्धन में बताया, उसमें आपको जो जो मेन कैरेक्टर याद, एटलीस्ट उनके बारे में लिख के आ जाओगा। ठीक है, अब इसमें पल्लवस में नए नए जो आपको इंपॉर्टेंट किंग कौन कौन से है, पहले अब फाउंडर, अगेन इसमें भी फाउंडर आपको पता होना चाहिए किसने इन पूरे पल्लव वंश की स्थापना की थी। सो यहाँ पे देख लेते एक बार, इसकी स्थापना जो इस पल्लव वंश के करते हैं उनका नाम होता है आपको सिम्हा विष्णु। ठीक है, इससे जुड़े हुए राजा जैसे कि महेंद्र वर्मन है, नरसिम्हा वर्मन है। फेमस आपको महेंद्र वर्मन को माना जाता है, इनका 600 से लेकर 630 तक इनका टाइम पीरियड था। उसके बाद महेंद्र वर्मन पहले के बाद आपको नरसिम्हा वर्मन पहले आते हैं, जो कि 630 से लेकर 668 तक चालुक्यास को इन्होंने हराया था। देखो याद रखना आपको, जो हम लोग कर्मा की बात करते हैं ना कि एक हाथ लो दूसरे हाथ आपको भी मिलता है, रिटर्न गिफ्ट। ठीक है, सो जैसे आपने देखा था कि हर्षवर्धन ने किसको मारा, शशांक को। ठीक है, फिर उसके बाद हर्षवर्धन को किसने मारा, पुलकेशिन द्वितीय ने मारा। अब पुलकेशिन द्वितीय ऐसा तो नहीं अपने आप में एकदम अमर रस पीक है, उसको कोई नहीं मारेगा, उसको कौन मारता है, आपको नरसिम्हा वर्मन जो है प्रथम मारते हैं। ठीक है, सो याद रखना आपको। और फिर पल्लवास में देखा जाए तो सोर टेम्पल आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। पंचरथास कैलाश टेम्पल, ये फोटो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे,
इनके टाइम पे ही बना हुआ था। अचीवमेंट इनका क्या था, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स बनाया था इन्होंने, रॉक कट आर्किटेक्चर था। अब डिटेल में भी देखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका जब डिक्लाइन होता है, पल्लवास का जब डिक्लाइन होता है, तो इसके साथ आपको चोलास का क्या होता है, राइज होता है। चोला जो वापस से पिक्चर में आते हैं, ठीक है। सो इवन अगर आपको याद है तो आपका लास्ट यूनिट जो है चोलास के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। सो यहीं से चीज़ों को इंटरलिंक करके चलना है। नाउ इम्पॉर्टेंट किंग, सो महेंद्र वर्मन, पहले तो मैंने बता दिया आपको सिम्हा विष्णु क्या है, इसके फाउंडर है किसके, पल्लवास के। उसके बाद महेंद्र वर्मन का नाम आता है, प्रथम का आता है। इन्होंने आपको रॉक कट टेम्पल, जो आपको शैल्य मंदिरों का शुरुआत किया था। और काफ़ी ज़्यादा इनके टाइम पे आर्ट एंड लिटरेचर जो है लिखने का इनको बहुत ज़्यादा शौक था। मत्त विलास नाम की एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने जिन कॉमेडी बुक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन आते हैं, जिन्होंने क्या किया था, चालुक्य के राजा थे कौन, पुलकेशिन द्वितीय, जिसको इन्होंने क्या किया था, पराजित किया। पराजित ही नहीं, इनकी हत्या भी कर देते हैं। और उसके बाद जो है पूरे दक्षिण भारत में अपना जो वो लोहा मनवाते हैं। उसके बाद इन्होंने बिल्ड किया था, बनाया था महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स। उसके बाद फिर नरसिम्हा वर्मन द्वितीय आते, इन्होंने भी आपको टेम्पल वगैरह बनाया था। नाउ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इनका प्रशासन। पल्लवास का भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जा सकता है। तो ये मोनार्किकल सिस्टम था, किंग वॉज सुप्रीम। इनको असिस्ट कौन करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ भी अगेन आपको राजतंत्र प्रणाली थी, आपको राजा सर्वोच्च थे, मंत्रिपरिषद इनको क्या कहते थे, सहायता देते थे। अब मंत्री जैसे आपने अभी देखते हो ना, बहुत सारे मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग से, स्वास्थ्य के लिए अलग से, आपको परिवहन के लिए अलग से हैं, ठीक है, पर्यावरण के लिए अलग से हैं। तो ये जैसे मिनिस्ट्री अभी देख रहे हो, वैसे ही मिनिस्ट्री आप लोगों को बनाया जाता है। पर्यावरण के लिए तो नहीं बनाया जाता होगा, बट डिफरेंट विभाग बनाया जाता था, जो आंसरेबल किसको होता था, राजा को। वो अपने हिसाब से कोई आपको डिसीजन नहीं ले सकते थे। ना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट पूछा जाए तो ये मंडलम होता था, ठीक है, मंडल जिसको हिंदी में बोला जाता है। मंडलम के नीचे जो आता था वो आता था कोट्टम, ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में आप समझ सकते हो। तो अभी समझ लो स्टेट, जिसको मंडलम बोला जाएगा, फिर कोट्टम, फिर कोट्टम के नीचे आपको आता था नाडु, जिसमें आपको बहुत सारे विलेज से आपको गाँवों से मिलके बनता था, ब्लॉक समझ सकते हो। फिर नाडु के नीचे आता था आपका उर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो उर है, जिसको गांव बोल सकते हैं, विलेज बोल सकते हैं। उर भी दो तरह का होता था, ठीक है, एक उर बोला जाता तो दूसरा इसको ही सभा बोला जाता। सभा वो असेंबली वाली सभा नहीं, ठीक है। सो उर जो विलेज जो होता है वो दो तरह का आपको दक्षिण भारत में होता था। एक ऐसा होता जिसमें आपको कॉमन लोग, जनरल लोग ले रहते थे। जो सभा होती थी वो ब्राह्मण के लिए बनाया जाता, जो ब्राह्मण से होते तो वहाँ पे रहते थे। बहुत सारे उर और सभा को जब मिला दिया जाता था तो उससे आपको नाडु बनता था, ठीक है, उसको बहुत सारे विलेज से बना हुआ है। फिर इसका कोट्टम जो है वो बहुत सारे नाडु से बनता था, डिस्ट्रिक्ट बोला जा सकता है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर होता था मंडलम। सो ये आपका क्रोनोलॉजी था जो कि आपको याद रखना है। नाउ मिलिट्री एंड इकोनॉमी, इनकी जो सेना और अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। सो मिलिट्री अगर पूछा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी माना जाता है। मिलिट्री में कौन कौन सी चीज़ें होती थी इनकी, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। अगर अभी तक आपने इतिहास में देखा, प्राचीन भारत में भी मैंने आपको गुप्ताज और मौर्य जब बताया तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी। एक चीज़ ये थी कि वहाँ पे जनरली आपको किसके बारे में पूछा जा रहा था, कि आपको इन्फेंट्री होता था, कैवलरी होता था, घुड़सवार होते थे, पैदल जो है आपको सेना होते थे। बट नेवी आपको बहुत कम मिला था, ठीक है। तो एक ज्योग्राफी का आपको जो भौगोलिक अपना पार्ट है उसमें आपको समझ में वैसे भी आता होगा कि पूरा लैंड एरिया तो नेवी होने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब हम लोग दक्षिण भारत के बारे में, जिस भी साम्राज्य के राज्य के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको नेवी का पावर बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। समुद्री शक्ति आपको देखने को मिलेगा, मजबूत सेना आपको देखने को मिलेगा, नेवी पावर। सो इनका भी, पल्लवास का भी नेवल पावर काफ़ी स्ट्रांग था। और ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब जो आपका वियतनाम वाला एरिया है, या फिर आपको थाईलैंड वाला एरिया है, या बैंकॉक है, या इंडोनेशिया, वहाँ से आपको क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। एग्रीकल्चर ट्रेड मेन इकोनॉमी था। एग्रीकल्चर तो पहले भी आपका कृषि सबसे मेन माना जाता था, बट दक्षिण भारत में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कृषि ही नहीं, इवन जो आपका व्यापार है उसको भी मुख्य जो है अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जाता है। नाउ सोसाइटी एंड रिलीजन कैसा था इनका, पल्लवास का। सो सोसाइटी बेस्ड ऑन वर्णा सिस्टम। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में जब हमने देखा था, कहाँ पे, वैदिक समय काल में, जो कि आपको उत्तर वैदिक काल में बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो ये यहाँ पे भी है, जो हम लोग दक्षिण भारत के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी वर्ण व्यवस्था था आपको। ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति आंदोलन था, जो एक भक्ति आंदोलन तो आप मध्यकालीन भारत में पढ़ोगे, बट एक भक्ति आंदोलन आपको बहुत ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, दक्षिण भारत में मिलेगा। इसका शुरुआत वहीं पर होता, शंकराचार्य को माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन यहाँ पे शुरुआत हुआ था। भक्ति आंदोलन में आपको दो तरह के, दो प्रमुख आपको समुदाय माने जाते हैं, एक तो नयनार्स थे, एक अलवार्स थे। सो नयनार्स आपको, जो भी आपको लोग भगवान शिव में विश्वास रखते थे उनको नयनार्स बोला जाता था। और अलवार किनको बोला जाता था, जो
वैष्णविज्म, जो भगवान विष्णु के अवतार में विश्वास रखते थे, उनको अलवार्स बोला जाता था। टेम्पल्स बिकम द सोशल सेंटर। टेम्पल, अगर मंदिर जो देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था पल्लवास के टाइम पे भी। इवन जब हम लोग चोलास के बारे में पढ़ेंगे तब भी मंदिर का बहुत बड़ा रोल होगा। मंदिर खासकर दक्षिण भारत में आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। अब हमें लगता है कि मंदिर आपको जनरली पूजा के लिए यूज़ किया जाता, पूजा का स्थल माना जाता था। ऐसा नहीं है कि मंदिर उस टाइम पे आपको क्या है, ट्रेडिंग सेंटर भी माना जाता था, इवन एजुकेशनल हब माना जाता था। मंदिरों में क्या की जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और मंदिर जो है वो आपको सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी, रेवेन्यू भी माना जाता है। अभी भी अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े आपको जो है मंदिर मिलते हैं। एंड अगर आपको पता है तो वो बहुत सारे मंदिर जो है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था का स्तंभ माना जा सकता है। आर्किटेक्चर में देखा जाए, वास्तुकला में देखा जाए पल्लवास के बारे में, तो 3 स्टेज डेवलपमेंट हुआ था इनका। रॉक कट, पत्थर को काट के, जो एक पत्थर को काट के रॉक कट केव्स, गुफाएं बनाई गई थी। किसके समय काल में, तो ये महेंद्र वर्मन के टाइम पे बनाई गई थी। मोनोलिथिक रथ्स, अब ये सिंगल एक पत्थर है उसको ही काट के रथास, ये महाबलीपुरम में आपको देखने को मिलता है। एंड थर्ड था आपको स्ट्रक्चरल टेम्पल, जो कि राजसिम्हा का टाइम पे मिलता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के टाइप में आप सोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल याद रख सकते हो। 2 कैलाशनाथ टेम्पल है, एक तो आपको राजकोटास के टाइम पे बनाया जाएगा जो कि महाराष्ट्र में है, बट इस कैलाशनाथ टेम्पल का याद रखना ये तमिलनाडु में है। इन्होंने द्रविडियन जो आपको वास्तुकला है उसकी शुरुआत की थी। कंक्लूजन है, इसको आराम से देख लेना आप, ठीक है, पल्लवास का। नेक्स्ट है आपका चालुक्यास, ठीक है। सो हमने पल्लवास देख लिया, इंपॉर्टेंट रूलर, हर्षवर्धन देखा, एंड थर्ड है आपका चालुक्य। तो चालुक्य का समय काल अगर देखा जाए तो ये भी आपको 6 से लेकर 12वीं सेंचुरी के बीच में है। इनका 2 ग्रुप था, ठीक है। जैसे हमने पल्लवास के बारे में पढ़ा, तो चालुक्यास के बारे में जब देखोगे तो चालुक्य 2 तरह से डिवाइड थे। एक तो उनको बादामी, चालुक्य ऑफ बादामी बोला जाता था, जो कि आपको ईस्टर्न वेंगी चालुक्य भी बोला जाता था, और वेस्टर्न को कल्याणी चालुक्य बोला जाता था, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप याद रखना, वेंगी चालुक्य या फिर आपको कल्याणी चालुक्य याद पूछना है तो आपको ये दोनों ग्रुप याद रखना, ठीक है। बट इसमें इंपॉर्टेंट जो है तो वो जो आपको वातापी, जो बादामी मैंने बताया ईस्टर्न वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अपने पॉलिटिकल पावर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आर्किटेक्चर वास्तुकला। आप जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना जिस राज्य के बारे में, दक्षिण भारत में, वहाँ पे वास्तुकला आपको आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। चालुक्य के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो 6 से लेकर 12वीं सेंचुरी के आसपास इनका टाइम पीरियड है। इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो बादामी, ये भी कर्नाटक में है। फटकल, जो ये ऐहोल और ये सब जगह है आपको कहाँ पे, साउथ में है। कैपिटल इनका बादामी होता है। मेजर रूलर्स, इनमें आपको इंपॉर्टेंट रूलर्स याद रखना है, जैसे हमने वहाँ पे देखा ना, कहाँ पे, पल्लवास में। तो इसमें भी मेजर रूलर्स कौन कौन है, पुलकेशिन है, जो कि इन्होंने क्या किया था, आपको स्थापना की थी। पुलकेशिन प्रथम बोल रही हूँ मैं, पुलकेशिन द्वितीय आपको याद रखना, जिसने हर्षवर्धन की हत्या की थी। विक्रमादित्य सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट इनका क्या क्या चालुक्यास का, तो इन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया था और पूरे उत्तर भारत में क्या कर दिया था, पूरा उथल पुथल मचा दिया था। इन्होंने अपने राज्य विस्तार दक्कन और कर्नाटक में किया था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनके टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना। इन्होंने कौन कौन से भाषा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, संस्कृत और कन्नड़ को। जो हमने देखा था वहाँ पे द्रविडियन आर्किटेक्चर देखा था, तो ये द्रविडियन वास्तुकला को उन्होंने प्रमोट किया था। ये आपको मंदिर निर्माण का एक जो है वो तरीका होता है। इन्होंने क्या किया था, चालुक्य ने कौन सा किया था, वैसारा आर्किटेक्चर को किया था। इनका इंस्क्रिप्शन कन्नड़ में ज़्यादा आपको मिलता है, ठीक है। दुर्गा टेम्पल याद रखना, इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था। नाउ इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से, फाउंडर अगर देखा जाए तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया आपको कौन है, पुलकेशिन प्रथम है, ठीक है। और द्वितीय क्या क्या करते हैं, तो ये डिफीट करते हैं हर्षवर्धन को। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देखना, ठीक है। जैसे वहाँ पे चालुक्यास में हमने क्या देखा था, मंडलम था आपका, ठीक है। कोट्टम था, कोट्टम के बाद नाडु था, नाडु के बाद उर था, ठीक है, विलेज था। तो इनका भी मोनार्किकल सिस्टम ही था, मतलब राजतंत्र प्रणाली ही था, और जो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था आपको, ठीक है, विकेंद्रीकरण था। जैसे हमने केंद्रीकरण पढ़ा था ना, मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकरण था, गुप्ता में भी केंद्रीकरण था, इवन हर्षवर्धन में भी केंद्रीकरण थोड़ा बहुत था। बट जब हम लोग यहाँ पे बात करें किसके बारे में, चालुक्यास के बारे में, तो ये इनका विकेंद्रीकरण था। सबसे जो हाईएस्ट था ये था, इसका नाम था राष्ट्र, इसको ही प्रोविंस बोला जाता है। राष्ट्र के बाद बहुत सारे जो आपको उसके नीचे जाता था, वैश्य आ जाता था, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था, ग्राम, जिसको विलेज बोलते हैं। फ्यूडेटरी सिस्टम, इसलिए मैंने बोला डिसेंट्रलाइज क्यों था, विकेंद्रीकरण क्यों था। तो जो आपको गुप्ता साम्राज्य का जो पतन होता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सामंतवाद होता है, फ्यूडलिज्म होता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे जो आपको राज्य होते हैं उनका गठन होना शुरू हो जाता है। एंड ये जो क्या करते हैं, आपको खासकर जो छोटे छोटे जमींदार होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, और ये खुद की आर्मी, जो खुद की मिलिट्री है, वो मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो राजा को भी इनसे डर होता है कि अगर इनके ऊपर कुछ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती किया जाए तो ये सब मिलकर मेरे ऊपर ना अटैक कर दे। तो यही चीज़ें आपको कहाँ पे, साउथ में भी चल रहा था।
मिलिट्री और इकोनॉमी कैसी थी इनकी, सेना और अर्थव्यवस्था, तो स्ट्रॉन्ग आर्मी था इनका, ठीक है, इन्फेंट्री था, कैवलरी था, एलिफेंट्स था। फ्रीक्वेंट वॉर, इनका भी लड़ाई किसके साथ चल रहा था, पल्लवास का। तभी तो मैंने बताया आपको कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय मारते हैं और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन मारते हैं। तो एग्रीकल्चर इनका भी मेन ऑक्यूपेशन था, ट्रेड एंड कॉमर्स था। इन्होंने भी बहुत सारे आपको गोल्ड कॉइन्स, जो आपको स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। रिलीजन कैसा था इनका, तो इनके टाइम पे भी वर्ण व्यवस्था आपको चल रहा है। रिलीजियसली टॉलरेंस था इनका, हिंदुज्म और सैविज्म वैष्णविज्म को प्रमोट किया था। जैनिज्म भी इनके टाइम पे था, ठीक है। टेम्पल को सोशल सेंटर माना जाता था, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सेंटर भी माना जाता था। वैसारा स्टाइल क्या होता है, देखो जो हमने बात किया था, नॉर्थ में आपको नगारा स्टाइल होता है, मंदिर निर्माण करने का तरीका होता है, और साउथ में इसको द्रविडियन आर्किटेक्चर बोला जाता है। दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है उसको वैसारा स्टाइल बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको एहोल है, जो क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर माना जाता है। पटकल आपको बादामी, सब कर्नाटका में, ठीक है, मंदिर का नाम है। ये कंक्लूजन है आपका कि कंट्रोल किया था इन्होंने पूरे डेक्कन वाले रीजन को, नॉर्थ और साउथ को भी। सो इसको भी देख लेना आप लोग। अगेन देखो, कुछ क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर आपने ध्यान से सुना है ना पूरे लेक्चर को, सो बताओ फाउंडर ऑफ चालुक्य, चालुक्य की स्थापना किसने की थी और पल्लवास की स्थापना किसने की थी। और चैलेंज है आपके लिए। अब जनरली आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते नहीं हो, बट मुझे पता है घाटा किसका होगा, एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल ही गया होगा। सो चलो, अगर नहीं करना है गलती एग्जाम में तो यहाँ पे आंसर कर दिया करो। एंड अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और टॉपिक पे आपको पढ़ने की जरूरत है, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।